तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के एक दमदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हृदय की अनंत गहराइयों से सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज का जो यह हमारा सेशन है, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है। इन सारे टॉपिक्स को आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सहज सरल और आपकी भाषा में बताई जाएगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण से रिलेटेड एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक बात आप जान लीजिए और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सिल्वर एक प्रकाश की सबसे अच्छा परावर्तक धातु मानी जाती है। सिल्वर जो धातु है, यह इस पे प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छे प्रकार से होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक लाइन में लिख दीजिए कि सिल्वर धातु सब प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। सिल्वर धातु प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर के लिखता हूँ। फिर आइए इस टॉपिक की, इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या बताया कि तो बच्चों, हमने बताया आपको कि सिल्वर धातु प्रकाश का एक सबसे अच्छा क्या होता है, परावर्तक होता है। अब देखिए हम बात किसकी करेंगे, समतल दर्पण की। अब हम बात किसकी करेंगे, समतल दर्पण की। तो आइए सबसे पहले हम समतल दर्पण से आपको परिचित करा दें कि समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहला चीज कि हम सिल्वर धातु की एक पतली पन्नी लेते हैं और उसके एक भाग में हम क्या लगा देते हैं, पारदर्शी शीशा लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, जो कि क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। और इसके दूसरे साइड में हम गहरे रंग की पॉलिश कर देते हैं। हम दूसरे साइड में उसके हम क्या कर देते हैं, गहरे रंग की पॉलिश कर देते हैं। तो यह आपकी हो जाती है क्या, पॉलिश सतह। यह आपकी कौन सी सतह हो जाती है, यह आपकी हो जाती है पॉलिश सतह। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है, तो समतल दर्पण को एक सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सिल्वर धातु की एक पतली पन्नी ले लेते हैं और उसके एक ओर हम क्या करते हैं, पारदर्शी शीशा लगा देते हैं। जिसे सुरक्षित करने के लिए एक तरफ हम पारदर्शी शीशा लगा देते हैं और दूसरे तरफ गहरे रंग से हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और जिस साइड में हम क्या करते हैं, शीशा लगाते हैं, वह साइड हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह, और पॉलिश वाले सतह की तरफ से कोई भी परावर्तन नहीं होता। तो यह आपका क्या बन जाता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, सिल्वर धातु की एक पतली पन्नी, जिसे सुरक्षित करने के लिए एक तरफ कांच का, एक तरफ पारदर्शी कांच लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ गहरी पॉलिश कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे समतल दर्पण का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अब आप जानते हैं कि हमेशा परावर्तन किस साइड में होता है, परावर्तक सतह में। अगर कोई किरण इस प्रकार से आ रही है, अगर कोई किरण इस प्रकार से क्या कर रही है, आ रही है, और यहां पर जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु मान लेते हैं यह बिंदु कौन सा है, बी है। बी बिंदु पर यह किरण आकर के टकराई। यह किरण कौन सी है, आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब यह किरण मान लेते हैं कि कोई ए किरण है जो कि आई और बी बिंदु पर इस पर टकराई, और जिस बिंदु पर टकराती है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से अगर हम एक सीधी सीधी पाई खींच दें, यानी कि 90 अंश के कोण पर अगर कोई एक रेखा खींच दें इस पर, तो यह क्या कहलाती है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो यह आपतित किरण आई और इसके भाई इधर कलई किया गया है, इधर पॉलिश सतह है, तो उस साइड में प्रकाश जाएगा नहीं। प्रकाश उसी माध्यम में, जिस माध्यम से चलकर आया है, उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की किरण इस माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, और इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह तो हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आर, यानी परावर्तन कोण। अब देखिए
अगर हम यह जो आपका समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण को थोड़ा सा घुमा दें, यहाँ पर हम कंडीशन ये ले रहे हैं कि जो आपका कोण आई है, कोण आई बराबर कितना है 52 अंश, और हम ये जानते हैं 52 अंश है, और हम ये जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, क्योंकि हम परावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं। परावर्तन के दो नियम थे, जिसका पहला नियम था कि परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई अगर 52 अंश है तो कोण आर भी क्या होगा आपका 52 अंश ही होगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमारा जो टॉपिक है वह क्या है कि दर्पण को घुमाने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आपकी परावर्तित किरण है। अब हमें क्या करना है कि ये जो दर्पण रखा हुआ है, इस दर्पण को घुमाना है, इस दर्पण को क्या करना है, थोड़ा सा घुमा देना है। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं। देखिए यह आपका दर्पण है। अब इस दर्पण को हमें क्या करना है, घुमाना है। इस दर्पण को हमें घुमाना है और हमें यह देखना है कि जब हम दर्पण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इस दर्पण को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। तो बच्चों अब हमने देखिए क्या किया कि आपतित किरण को स्थिर रख के दर्पण को हमने 35 डिग्री कोण पर क्या किया, घुमा दिया। अब 35 डिग्री कोण पर घुमाने से क्या हुआ, देखिए अगर अभी फिलहाल इसको अगर भूल जाइए तो ये जो स्थिति बन रही है सेम इसकी स्थिति है। इसके जो आपकी परावर्तित किरण है इसको हमने डॉटेड के रूप में दिखाया है, और जो यहाँ पे अभिलंब n है वही अभिलंब ये पुराने वाले दर्पण का वही अभिलंब n है। अब देखिए नए वाले दर्पण के साथ क्या परिवर्तन हुआ, इसके परावर्तित किरण के साथ। चूंकि हमारी यह किरण स्थिर है इसलिए आपतन बिंदु दोनों का सेम होगा, दोनों का आपतन बिंदु एक ही होगा, लेकिन अभिलंब बदल जाएगा। क्योंकि अभिलंब हमेशा इस बिंदु के 90 डिग्री होता है। तो अगर इस वाले कोण को देखें, जैसे अगर इसकी अगर हम बात करें तो इसका अभिलंब ये वाला हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका अभिलंब हमारा ऐसे होगा, यानी कि इसका जो अभिलंब आपका होगा इस वाले नए वाले दर्पण का, उसका अभिलंब आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो नए वाले दर्पण का अभिलंब ये वाला हो जाएगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या, एन डैश। अब यह जो एन डैश है, चूंकि यह कोण अब आई हो जाएगा, यह कोण अब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब जितने कोण पर यह आया है उतने ही कोण पर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, उतने ही कोण पर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। यानी कि यह कोण जो यह किरण सी थी अब यह क्या हो गई, सी डैश हो गई। यानी कि देखिए हमने आपतित किरण को स्थिर रखा तो आपतित किरण में कोई बदलाव नहीं आया। जब हमने दर्पण को ऐसे से ऐसे 35 डिग्री पे घुमा दिया तो इसका अभिलंब भी क्या हो गया, घूम गया। पहले दर्पण ऐसे था तो इसका अभिलंब इसके लंबवत था 90 डिग्री पर, लेकिन अब दर्पण ऐसे हो गया तो इसका अभिलंब ऐसे हो गया लंबवत 90 डिग्री पर, क्योंकि अभिलंब हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो यह अभिलंब हो गया। अब जब अभिलंब बदल गया तो इसकी परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब आइए हम ये देखते हैं कि इस परावर्तित किरण में कितना बदलाव हुआ। इस परावर्तित किरण में हमने थीटा बराबर इसको कितना घुमाया, 35 डिग्री घुमाया, तो इस परावर्तित किरण में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए आपतन कोण हमारा जो था, आपतन कोण हमारा कितना था, 52 डिग्री का, पुराने वाले का। यानी कि यह कितना था, यह आपका 52 डिग्री का था, यह भी कितना था, आपका 52 डिग्री का था। लेकिन अब अगर नए वाले के साथ देखें तो हम यहां लिखेंगे कि नए अभिलंब के साथ, कि नए अभिलंब से आपतन कोण। तो अगर हम नए अभिलंब से आपतन कोण की बात करें तो नया वाला अभिलंब यानी कि ये वाला हो गया। अब नए अभिलंब से आपतन कोण, आपतित किरण ये है तो आपतन कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। तो नए वाले अभिलंब से यानी कि इस कोण की हमें क्या करना है, बात करना है। तो अगर इस कोण की हम बात करें तो ये पूरा वाला जो कोण है, यह पूरा वाला कोण कौन सा है, कोण ए बी एन। कोण ए बी एन कौन सा है, आपतन कोण आई है। तो अगर हम इस नए वाले की बात करें तो यह पूरा वाला यानी कि बड़ा वाला कोण क्या है, कोण आई है। अब इस
को हमने कितना घुमाया, 35 डिग्री। इसको हमने कितना घुमाया, 35 डिग्री। तो अगर हमने दर्पण को 35 डिग्री घुमाया तो इसका अभिलंब भी कितना घूम गया, 35 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो है यह कितना है, 35 डिग्री है। तो इस बड़े वाले में से इसको अगर हम माइनस कर दें, इसको घटा दें, इसको हटा दें, तो हमारा ये वाला बीच वाला बचेगा। इस बड़े वाले में से इसको अगर हम हटा दें, इसको घटा दें, इसको माइनस कर दें, तो हमारा बीच वाला यही तो बचेगा ना। तो बड़ा वाला कोण कौन सा है, कोण आई है, और ये वाला कोण कितने का है, 35 डिग्री का है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। अब इस आई का मान कितना है, 52 है। तो इस आई के जगह पे हम कितना रख लेते हैं, 52 रख लेते हैं। तो 52 में से 35 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 17 अंश बचेगा। कितना बचेगा, 17 अंश। अब देखिए यह कोण किसका मान है, कोण आई का मान, नए वाले कोण आई का मान है। तो कोण आई बराबर कितना आ गया, 17 अंश। और हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि परावर्तन के नियम से हम ये जानते हैं कि कोण आई बराबर आपका होता है कोण आर। कोण आर के क्या होता है, बराबर है। तो कोण आई कितना है, 17 है। तो कोण आर भी कितना होगा आपका, 17 अंश होगा। अब आइए हम ये देखते हैं कि इस आपतित किरण में हमारे कितने का परिवर्तन हुआ। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारी परावर्तित किरण थी, पहले हमारी परावर्तित किरण ये थी, यानी कि ये C थी, लेकिन अब कौन है, C डैश है। तो पहले C थी, अब C डैश है, यानी कि C से C डैश में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि परावर्तित किरण में परिवर्तन। तो परावर्तित किरण में परिवर्तन कितने का हुआ, आइए देखते हैं। देखिए यह वाला कोण कौन सा है, यह पुराना वाला अभिलंब और यह पुरानी वाली परावर्तित किरण। तो पुराना वाला अभिलंब और परावर्तित किरण, यह कोण कितने का है, कोण आर है। और कोण आर का मान पुराने वाले का कितना है, 52 है। तो इसको हम रख लेते हैं कितना, 52। यानी कि ये वाला कोण तो 52 है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, इस पूरे का चाहिए, इसका चाहिए। अब इतने का मान तो हमें पता नहीं है, इस छोटे वाले का मान तो हमें पता नहीं है। हमें मान किसका पता है, इसका पता है कि कितना है, यह 35 अंश है। यह कितना है, 35 अंश है। यह आपका 52 अंश है, यह क्लियर है। लेकिन यह आपका इतना वाला, ये वाला कितना है, 35 अंश है। तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कितना, 35। लेकिन अगर हम इसमें प्लस 35 करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तो ये वाला प्राप्त होगा ना, लेकिन हमें चाहिए ये वाला। अब इसमें से अगर इसको हम घटा दे, अब हमें अगर 52 में से 52 और 35 को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हमें ये वाला प्राप्त हो जा रहा है, ये वाला। और अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें, इसको हटा दें, तो हमें जो चाहिए यानी कि ये वाला मिल रहा है ना। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा कि देखिए अगर 52 में हम 35 को जोड़ रहे हैं तो 52 और प्लस 35, भाई 52 ये है और 35 ये है, तो 52 और प्लस 35, तो यानी कि ये वाला हमें ये वाला प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए ये वाला, यानी कि इसमें से इतना ज्यादा है, इतना ये वाला कोण क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को घटा दें, और हम जानते हैं कि यह कोण आपका क्या है, कोण आर है, यानी कि नया वाला कोण आर है, जिसका मान कितना है, 17 अंश है। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, कितना, 17 करना पड़ेगा। और जब माइनस 17 कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 70 अंश आ रहा है। कितना आ रहा है, 70 अंश आ रहा है। अगर 70 को हम एक रूप और लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 35। 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 35, यानी कि अगर हमने इसको दर्पण को 35 डिग्री पे घुमाया तो जो परावर्तित किरण थी उसमें कितने अंश का बदलाव हो गया, 70 अंश का। यानी 35 का दोगुना हमने दर्पण को 35 डिग्री पे घुमाया तो परावर्तित किरण में 70 डिग्री का अंतर आया। यानी कि अगर हम किसी भी दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दें तो उसके परावर्तित किरण में कितने का अंतर देखने को मिलेगा, 2 थीटा
का अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो इससे एक मस्त बात निकल के आती है कि यदि किसी समतल दर्पण द्वारा अगर परावर्तन हो रहा है तो उसमें अगर हम समतल दर्पण को जितने कोण पर घुमाते हैं परावर्तित किरण में उससे दोगुना का परिवर्तन होता है। अगर इसे थीटा कोण पे अगर हम घुमा दें तो परावर्तित किरण में 2 थीटा का अंतर होता है, उसका दोगुना अंतर होता है। तो नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे कि जब किसी समतल दर्पण के आपतन बिंदु को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसके परावर्तित किरण में 2 थीटा का परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि दर्पण को घुमाने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि कोई वस्तु अगर समतल दर्पण के सामने रखी हुई है तो उस समतल दर्पण में आपका चित्र, उस वस्तु का चित्र कैसे बनता है। अब समतल दर्पण क्या है? जैसे आपके घर का जो शीशा है, बड़ा वाला जो शीशा होता है, उसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है, आपका चित्र बनता है। तो वह चित्र कैसे बनता है? आपके घर में जो शीशा लगा है वह क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अब आइए हम यही समझेंगे कि समतल दर्पण में हमारा चित्र कैसे बनता है। तो एक हम ले लेते हैं क्या, समतल दर्पण। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा, उन की पॉइंट को आप याद रखेंगे जो कि हमेशा दर्पण के द्वारा आपके प्रतिबिंब को बनाने में सहायता करेंगे। तो यह हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है जिसके एक भाग में क्या किया गया है, कलई किया गया है, एक भाग में पॉलिश किया गया है। इस साइड इसका पॉलिश सतह है और इस साइड इसका क्या है, परावर्तक सतह है। और कोई वस्तु आपके पास है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है जिसका प्रतिबिंब आपको इस दर्पण में क्या करना है, बनाना है। तो इस दर्पण में आपको प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि आप यहां पर खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहां पे खड़ा होकर के आप क्या कर रहे हैं, इस दर्पण में देख रहे हैं और यह वस्तु आपको दर्पण में दिखाई देगी। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है आपका, उसको आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि किसी भी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम उस वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें क्या करनी होती है, उससे गुजारनी पड़ती है। फिर से एक बार, सबसे पहला की पॉइंट जो हमारा है वह क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब दर्पण में बनाने के लिए यह कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का समतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए उस ऑब्जेक्ट से कम हमें क्या करना होता है, 2 या 2 से अधिक किरणों को उससे गुजारना पड़ता है। तो एक किरण प्रकाश की आई इस प्रकार से, एक किरण प्रकाश की इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। क्योंकि इधर आपका पॉलिश सतह है तो उस साइड प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो हमने बताया कि उस वस्तु से हमें 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होगी। तो मान लेते हैं कि प्रकाश की एक किरण यहाँ से आती है और यह भी परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से वापस लौट जाती है, और एक किरण मान लेते हैं कि और आती है इस प्रकार से और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से क्या करती है, वापस लौट जाती है। अब तो इस ऑब्जेक्ट से हमने 2 या 2 से अधिक किरणें तो गुजार दी। अब नंबर 2, आपका पॉइंट नंबर 2, जैसे हमने क्या किया कि इस वस्तु से होकर के 2 या 2 से अधिक किरणों को क्या किया, गुजारा। अब 2 या 2 से अधिक किरणें गुजरी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो गया, उनका परावर्तन हो गया। इस पर टकराने के पश्चात उन किरणों का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के पश्चात अगर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, अगर एक दूसरे को किरणें काटती हैं तो वहीं पे जहां पे किरणें काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे कि परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें एक दूसरे को आपस में जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। 2 कंडीशन है, अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा आपको। या तो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, काट दें, या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो, वहीं पे क्या बनता है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट नंबर 2 याद करेंगे। अब देखिए, मिलती हुई प्रतीत
होने का मतलब क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरणें हैं इस प्रकार से आ रही हैं और चली जा रही हैं। क्या ये तीन परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, क्या इन तीनों किरणें में से कोई किरण क्या कहीं पे काट रही है? क्या नहीं काट रही है। तो क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा? बनेगा। अब अगर इसको हम देखें तो यह काट तो नहीं रही है, लेकिन अगर इसको हम क्या कर दें, इस प्रकार से डॉटेड के रूप में मिला दें, इस प्रकार से अगर इनको हम डॉटेड के रूप में मिला दें, इस प्रकार से अगर डॉटेड के रूप में हम क्या कर दें, मिला दें, तो हमें इस बिंदु पर हमें क्या प्रतीत होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि इस बिंदु पर किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और जहां पे हमने बताया कि जहां पे पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया कि जहां पे किरणें काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु का प्रतिबिंब आई बना, इमेज। और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई फॉर इमेज। तो यहां पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब यहां पे लिखते हैं हम पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखिए इसमें दो कंडीशन होगा। या तो ये जो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को वास्तव में काट देंगी, एक दूसरे को अगर जैसे आ रही हैं तो इस प्रकार से क्या करेंगी, एक दूसरे को काट देंगी। तो अगर परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती हैं तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहां पर ये जो किरणें हैं आपस में कहीं पे भी नहीं काट रही हैं, इसलिए यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक नहीं बन रहा है। तब कैसा बन रहा है, ये काट नहीं रही हैं किरणें, लेकिन काटती हुई आगे चल करके दर्पण के पीछे काटती हुई क्या कर रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, यानी आभासी रूप से काट रही हैं। तो यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपका आभासी बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब तीसरा नंबर में आप नोट करेंगे कि जब परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि यदि परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तविक रूप से न काटकर बल्कि काटती हुई प्रतीत होती हैं या एक दूसरे पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो ये जो तीनों पॉइंट आपको हमने बताया, इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से हमेशा के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब जो आपका प्रतिबिंब बना इसमें तीन चीजें हमें बतानी होती है। तीन चीजों में से पहली क्या है, प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी होती है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी होती है और प्रतिबिंब का आकार बताना होता है। तीन चीजें हमें क्या करना होता है, बताना होता है, प्रकृति, स्थिति और आकार। तो नोट पॉइंट में करके लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए कि वस्तु के प्रतिबिंब से संबंधित तीन बातें हमें बतानी पड़ती है, प्रकृति, स्थिति और आकार। तो प्रकृति, मात्रा पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। प्रकृति अगर हम बताएं किसकी, प्रतिबिंब की बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है। तो अगर इमेज के प्रकृति की बात करें तो इमेज की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है। तो अगर वास्तव में मिल रही हैं तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और अगर आभासी रूप से मिलेगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी ये किरणें, परावर्तित किरणें, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब आपका कैसा बना, आभासी बना। अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो देखिए यह आपका दर्पण है, वस्तु दर्पण के सामने रखी है, लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, दर्पण के पीछे। और आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी क्या है, प्रतिबिंब है, क्योंकि उतना ही दूर पर क्या हो रहा है, बन रहा है। अभी अगले आने वाले वीडियो में यह भी हम सिद्ध करेंगे कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी आपस में क्या है, समान है। तो इसका आकार क्या है, वस्तु के समान, वस्तु के समान।
तो यहाँ से 3 बातें हमेशा आप इस चीज को, की पॉइंट को याद रखेंगे कि कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उससे 2 या 2 से अधिक किरणों को गुजारना होता है। और नंबर 2, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है। और अगर परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। तो नोट पॉइंट डाल करके एक नोट पॉइंट में आप नोट लिखेंगे क्या, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। समतल दर्पण में नोट पॉइंट में लिखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, आभासी होती है। यानी कि जो किरणें हैं वास्तव में नहीं मिलती, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।